किसी भी बंदे को कोई भी मुश्किल हो वो डायरेक्टली काउंसलेट आए, बजाय इसके कि किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाए। और वो एजेंट सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग भी हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, छोटे मोटे कारोबार थे और उन कारोबार में मसाइल हो गए, तो हमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल आते हैं उस कम्युनिटी के आते हैं, क्योंकि लेबर तबके के इतने ज़्यादा नहीं होते। जो कोर वर्क है वो ये है कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी तरीके से हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने एक ऐप अपनी डेवलप कर ली है जो कि एंड्रॉयड के ऊपर चल रही है और अभी आईफोन के ऊपर भी आने वाली है। एप्लीकेशन बनाने के लिए वाकई लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये हमने पाकिस्तान से अपने दोस्तों से एक बनवाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है डेड बॉडी का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ मार्ट इन्फो। मैं हूं इमरान यूसुफजई। पूरी दुनिया जदीद दौर में दाखिल हो रही है। आज डिजिटल दौर का ज़माना है और हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस ग्लोबलाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए डिजिटल चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। इस वक्त हम कौंसलेट दुबई में मौजूद है। पाकिस्तान का वाहिद कौंसलेट ऑफिस है जहाँ जिसने चीज़ों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके गया है। इस वक्त हमारे साथ ज्ञान चंद साहब मौजूद हैं जो कि इस तमाम चीज़ को हेड कर रहे हैं। ये एक्टिंग कौंसल जनरल भी हैं इस वक्त दुबई में। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। देखिए जी, आपको पता है दुनिया जिस तरीके से बढ़ रही है और ख़ासतौर पर दुबई, अगर हम दुबई की बात करें तो यहाँ पर हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। आपको एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और हमारी जुरिसडिक्शन में तकरीबन 1.4 से लेकर 1.5 मिलियन तक लोग यहाँ पर रहते हैं। और हमारी जुरिसडिक्शन बहुत लंबी है, यहाँ से दुबई और पूरा नॉर्दर्न एमिरेट्स है रास अल खैमा की तरफ। तो वहाँ पर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में बड़ी मुश्किलात होती थी हमें। लोग बेचारे वहाँ से चल के दुबई की तरफ आते थे और फिर अपने कागजात को कोई टेस्ट कराना हो या छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसके बाद फिर वापस यहाँ से ट्रैवल करके जाते थे। उस चीज़ को देखते हुए मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि मैंने कहा कि क्यों ना हम ख़ुद भी एक एप्लीकेशन की तरफ जाएँ जिसमें हम बहुत सारी सर्विसेज उसके अंदर इंक्लूड कर सकें, और जितनी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं रिमोटली बैठ के वो हम दें। ये आइडिया हमारे जो एक्स काउंसिल जनरल अहमद अमजद साहब, उनको मैंने दिया और उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने उसको अप्रूव किया और उस पर अपने फिर काम शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने एक ऐप अपनी डेवलप कर ली है जो कि एंड्रॉयड के ऊपर चल रही है और अभी आईफोन के ऊपर भी आने वाली है। ऐप स्टोर पे आप डाउनलोड भी उसको कर सकते हैं, जिसमें हमने कोशिश की है कि अपनी बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज उसके ऊपर कर दें। अब उस ऐप के ऊपर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव हैं और बहुत सारी है जो कि रियल सर्विसेज उस पर प्रोवाइड की जाती हैं। पासपोर्ट के बारे में, नादरा के बारे में, अटेस्टेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें फ़िज़िकल प्रेजेंस का होना ज़रूरी है। जैसे पासपोर्ट आपने बनाना है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ आके आपके बायोमेट्रिक्स भी हमें चाहिए होते हैं और लाइव फ़ोटो भी चाहिए होती है। इसी तरीके से नादरा में भी है। अटेस्टेशन में अगर पावर ऑफ अटॉर्नी आपने करनी है तो आपने आके यहाँ पर अंगूठे के निशान लगाने होते हैं, क्योंकि वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है और हमारे रजिस्टर में भी एंट्री करनी होती है। तो इसीलिए फ़िज़िकल मौजूद होना आपका ज़रूरी है। तो वो हम कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, फिर लोग यहाँ पर आते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है डेड बॉडी का। अब मिसाल के तौर पर रास अल खैमा में या फिर दूर दराज इलाके में किसी मजदूर की कोई डेथ हो जाती थी, क्योंकि मज़दूर होता था बेचारा, वहाँ पर उनकी फैमिली होती नहीं थी, तो उसका दोस्त या अजीज़ कोई भी उसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान ले जाने के लिए सारे कागजी कार्रवाई पूरी करता था। डेथ सर्टिफिकेट इशू होने के बाद उस बंदे को यहाँ आना पड़ता था हमारे पास, हमसे पासपोर्ट कैंसिल करवाना पड़ता था, हमसे एनओसी लेनी पड़ती थी और दूसरे कागजात भी हमसे अटैच करा के उसके बाद फिर वापस वहाँ जाना होता था और फिर आगे का काम उन्होंने शुरू करना होता था। अब हमने ऐप के ऊपर ये सारा कुछ कर दिया कि उस बंदे को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठे हुए अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा उसी ऐप के ऊपर, और कोई स्कैन वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ तस्वीरें, और साथ में उस डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा। और विद इन 15 to 20 मिनट्स पीछे बैक एंड पे हमारा बंदा पहले ये रेक्टिफाई करेगा कि ये जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल है या फिर ये जेन्युइन है या नहीं है। वो करके उसके बाद फिर 3-4 डॉक्यूमेंट्स उसको वहीं पे ऐप पे भेज देगा। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रैकिंग नंबर भी होगा, ऊपर से QR कोड भी होगा जो कि रीडेबल होगा। उसकी जेन्युइनिटी आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। उसमें पासपोर्ट कैंसिलेशन का एक सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा डेथ बॉडी पाकिस्तान ले जाने के लिए उसकी एनओसी होती है काउंसलेट की, वो बायलिंगुअल वो भी होगी और इंग्लिश लैंग्वेज में वो भी होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो भी हम उसको
वहाँ पर दे देते हैं और 15 से 20 मिनट में वो बंदा वहीं से डाउनलोड करता है, उसको प्रिंट करता है और फिर वापस लेके चला जाता है। यहाँ से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताइए, क्योंकि आप डिजिटल चीज़ें जो हैं जितनी मार्केट में ज़्यादा होती हैं उतना डिजिटल क्राइम भी ईजी हो गया है करना, तो क्योंकि बैंक्स में ऑलरेडी ये क्राइम जो है बढ़ गया, इसको आप कैसे, क्योंकि ये पासपोर्ट है, डाटा है पाकिस्तान का, इसको कैसे आपने मेक श्योर किया कि ये चीज़ें सेफ रहेंगी? देखिए, इसमें हमने अपनी पूरी कोशिश की है सिक्योरिटी के हिसाब से कि जी हम इसको सिक्योर करें, लेकिन चूंकि ऑनलाइन चीज़ें ज़ाहिर सी बात है इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो उसके ऊपर हम नहीं रखते। ज़्यादातर ये चीज़ें हमारा अपना सर्वर है जिसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं, जिसमें हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको हम सिक्योर करें, तो फ़िलहाल तो अल्लाह का शुक्र है सिक्योर ही है। आगे फिर देखा जाएगा, इनकेस अगर कोई इस किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो उसको बैकअप है हमारे पास उसको फाइट करने के लिए। जी। किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में इस वक्त मार्केट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ज्ञान साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए इन्होंने ये एप्लीकेशन, अगर हम कहें कि गिफ्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो गलत नहीं होगा। इस बारे में ज्ञान साहब क्या जी कहते जी, बहुत शुक्रिया जी। इसमें तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि इस एप्लीकेशन को बनवाने में सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारे एक्स काउंसिल जनरल अहमद हमजे साहब, उनका भी बड़ा रोल है। इसके अलावा मुसव्वर अब्बास साहब हैं हमारे काउंसिल, उनका भी बड़ा रोल है। लेकिन एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको पता है, वैसे तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए वाकई लाखों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन ये हमने पाकिस्तान से अपने दोस्तों से एक बनवाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इसको बनने के लिए जो पैसे लगते हैं वो नहीं लगे। बाकी ज़ाहिर सी बात है अगर डोमेन नेम आपने ख़रीदना है या फिर वो जो ऑनलाइन पैसे आपने देने होते हैं वो तो ऑब्वियसली देते हैं, लेकिन जो कॉस्ट है इसकी डेवलप करने के लिए वो सिफर है, क्योंकि वो हमने अपने दोस्तों से बनवाई है। आइडिया कैसे आपके जहन में आया कि किस तरह पहले, क्योंकि पहले कहीं भी नहीं है, किसी मिशन में भी नहीं, अगर तो किसी और मिशन में तो आपने उसको कॉपी किया, तो फर्स्ट आया तो कैसा ये आइडिया जहन में आया? देखिए जी, ये चूँकि हम एक तो दुबई में रह रहे हैं और इस डिप्लोमेटिक मिशन का काम ही है, मेजर हमारा जो कोर वर्क है वो ये है कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी तरीके से हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। तो वो एक तो कोविड आ गया ऊपर, और कोविड में बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ऑनलाइन चली गई हैं। उसी चीज़ को भांपते हुए हमने कहा जी हम क्यों ना हम भी ऐसी कोई चीज़ लेकर आएँ। ज़रूर, हाँ जी बिल्कुल, ज़रूरत इजात की माँ है कि हम भी ऐसी कोई चीज़ लेकर आएँ जिसमें लोगों को फैसिलिटेट करें हम ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहीं से फिर शुरू हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये बनाया। अभी ये एप्लीकेशन गूगल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे दोनों में? जी जी, अभी बिल्कुल मौजूद है और लोग उसको डाउनलोड भी कर रहे हैं, उससे इस्तेफादा भी हो रहे हैं। और सिर्फ इसमें ये पासपोर्ट, डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जी जी बिल्कुल 18 के करीब इसमें हैं, और भी हम इसमें ऐड भी करते जाएंगे। एक और भी मेन चीज़ इसके अंदर मैं जिक्र करता चलूँ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनको फेक अपॉइंटमेंट लेटर दे के लोग यहाँ पर चीट करके पैसे लेके आते थे और फिर यहाँ पर उनको छोड़ देते थे। अब पाकिस्तान में या पर इवन यहाँ पर अगर किसी बंदे को कोई जॉब लेटर ऑफ़र होता है तो वो जॉब लेटर हमसे वेरीफाई करवा सकता है। अपना जॉब लेटर डालेगा उसके ऊपर, और इसके अलावा जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें रिक्वायर्ड है वो डालेगा, और विद इन 7 वर्किंग डेज़ हम फिज़िकली उसको ये मालूम करके देंगे कि जी आपका ये जॉब लेटर जेन्युइन है या फिर फेक है। उससे बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे बच जाएंगे इस फ्रॉड से। मतलब आप लोगों को ये कहना चाहिए कि बजाय किसी से वेरिफिकेशन करवाने के डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू हमसे करवा ले, बिल्कुल हमसे करवा ले, और हम उसको वेरीफाई करके देंगे कि जी आपकी जॉब जेन्युइन है या फिर इसमें कोई मसला है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ बहुत से फ्रॉड भी हुए हैं माजी में, जैसे आपको पता होगा। इस तरह जॉब ऑफ़र की गई जो मौजूद ही नहीं थी, तो उस बारे में क्या कहेंगे? लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है इसकी, और इस एप्लीकेशन से उनको फ़ायदा होगा? जी जी बिल्कुल, इससे फ़ायदा होगा। पहले मसाइल थे, लोगों के इश्यूज़ थे, और अब उसी चीज़ को देखते हुए हमने ये चीज़ की है कि जी हम उस चीज़ को ख़त्म करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने शुरू की और इससे फ़ायदे भी हो रहे हैं लोगों के। हमने जॉब वेरीफाई करके लोगों को दी भी हैं अभी। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि इसका मज़ीद फ़ायदा लोगों को होगा। इस एप्लीकेशन में साथ में एक लीगल एड का भी और हेल्प के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए भी है, तो उस बारे में? जी लीगल एड का, चूँकि हमारे पास एक पूरा एक लीगल डिपार्टमेंट है जो कि हमने लीगल एडवाइस के लिए हमने हायर की हुई है फर्म, जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस दी जाती है। अब किसी बंदे को अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो वो ऐप पे जाता है, वहीं से अपॉइंटमेंट लेके फिर हमारे पास आता है। हम अपनी लीगल फर्म के साथ उनकी मुलाकात करवा देते हैं ताकि उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस दे दी जाती है, तो वो उसके ज़रिए हम देते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स के बारे में ये होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं पाकिस्तानी जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स में हैं,
उनके बारे में अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन हमें देनी है कि जी ये पेशेंट है, ये लावारिस है, या फिर इसका कोई आगे पीछे नहीं है, या फिर कोई और इशू है, तो वो हमें पहुंचा देते हैं, तो वो फिर हम कर लेते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये कर दूं कि अभी एक बंदे थे जो कि साहब, जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, वो यहाँ आए और उन्होंने कहा जी मेरा भाई है, वो मेंटली डिस्टर्ब है और काफ़ी अरसे से है। पहले उनकी वालिदा थी घर में, वो ख्याल रखती थी। उससे पहले यहाँ पर जो सैनिटोरियम है उसमें वो था, लेकिन वहाँ से फिर घर आ गया था और उनकी एज भी 40+ है। लेकिन उनके साथ मसाइल ये थे कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाते थे, तो घर में उन्होंने चेन बांध के उनको काबू किया हुआ था। और यहाँ पर हॉस्पिटल्स में ज़ाहिर सी बात है जगह नहीं होती, मसाइल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो उन्होंने हमसे बात की, हमने पूरी कोशिश की, हमने ये गवर्नमेंट से बात की, यहाँ से हॉस्पिटल से बात की, एंड थैंकफुली कि जी इन्होंने हमारी बात मान ली। फिर उस बंदे को हमने वहाँ से लेके अपनी कस्टडी में उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और वो हमें बताते हैं कई सालों के बाद उस बंदे को उन्होंने चैन से खोला और कई सालों के बाद उसको नहलाया भी सही। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, वो सर्विसेज हमें इस ऐप के ज़रिए पता चलती हैं कि जी इसका फ़ायदा है ज़रूर। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो है कि जेल में कैदी जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी आपकी ऐप में लिंक मौजूद है, उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह और कौन कौन से, मतलब हर किस्म के क्राइम के लोग हैं, पूरा डाटा वहाँ पे होता है, या वो केस नंबर डालेंगे तो फिर रिलेटेड डाटा उनका आ जाएगा? इसमें होता ये है कि अगर आपने किसी कैदी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो पहले तो आप ख़ुद कैदी की इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, जिसमें पासपोर्ट डिटेल्स देंगे। सबसे मेन जो है वो पासपोर्ट डिटेल्स हैं। बहुत सारों के पास के जो प्रिजनर नंबर होता है वो होता है या नहीं होता, वो उतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन पासपोर्ट डिटेल्स और इसके अलावा लवाहिकीन है उनकी डिटेल्स, और अगर केस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो, और किस जेल में अगर आपको पता है तो आप हमें देते हैं। हम जो है पीछे बैक एंड पे हमारा बंदा फिर फिज़िकली जाके उस जेल से पता करके उस कैदी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उस जेल से या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूशन से, वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर ऐप के ज़रिए उनके लवाहिकीन को पहुँचा देते हैं कि ये इनका स्टेटस है। फिर उसमें से बहुत सारे ऐसे निकल भी आते हैं कि जिनके छोटे मोटे को फाइन्स वगैरह हैं, वो दे के कोऑर्डिनेशन करवा के किसी तरीके से उनको हम पाकिस्तान भिजवा देते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक और इसमें ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाएं सारे पाकिस्तानी जो है, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि और इसको दूसरी में अगर एक आइडिया ये शेयर किया जाए कि अगर पाकिस्तान से अगर कोई बंदा नया न्यू एम्प्लॉय आता है तो बेहतर है उसके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करवा दीजिए, शुरू में उसको रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। जी जी, हमारा आइडिया तो बिल्कुल यही है कि वो बंदा आए, अपने आप को रजिस्टर करवाए। उसकी वजह है कि उसकी आगे हमें यूटिलाइजेशन करनी है। उस बंदे को अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए, हम उसको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ताकि वो बंदा अगर हमारे पास रजिस्टर होगा तो हमें पता चलेगा कि जी उसकी मूवमेंट के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में हम उसको ट्रैक कर सकेंगे। तो आगे चल के हम आइडिया देंगे कि जी लोग पाकिस्तान यहाँ आने से पहले इस ऐप को इंस्टॉल करके उसके बाद फिर आएँ, ताकि हमारे पास उस बंदे का डेटा हो। फ़ोन्स कॉल्स पर हम आते हैं। फ़ोन्स कॉल बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का हमेशा, कि कॉल्स आती हैं, ठीक है, हमको ट्रैक करने के लिए लाजिम बात है हमारी कम्युनिटी जो है वो कॉल सेंटर का रुख करती हैं। माजी में यहाँ पर कॉल सेंटर नहीं थे और कॉल्स, बहुत सारे लोगों की शिकायत ये थी कॉल ड्रॉप हो जाती हैं, रिसीव नहीं होती थी। तो उस बारे में कौंसलेट कुछ इकदाम कर रहा है? बिल्कुल, अभी जैसे हमने आपको विज़िट भी करवाया है, होता ये था कि हमारे यहाँ चूँकि कितनी भी सिस्टम आप कितना भी ऑनलाइन कर दें, लेकिन फिर भी हमारा जो मज़दूर तबका है वो जब तक फ़ोन कॉल नहीं करता तब तक सेटिस्फाई नहीं होता। पहले हमारे IVR सिस्टम लगा हुआ होता था कि फ़ोन करते थे, उसके बाद जैसे आता है कि जी आप फ़लाँ सर्विस के लिए 1 दबाएँ 2 दबाएँ, तो उस पर शिकायत आती थी लोगों की कि जी हमारा मोबाइल का बैलेंस तो इसी चीज़ में ख़त्म हो जाता है। तो हमने ख़त्म किया, फिर हमने डायरेक्ट कॉल लेना शुरू कर दी। तो वो हमारी जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 200 से 250 कॉल्स हम रिसीव कर सकते थे। पीछे हमारी 400, 450, 500 कॉल्स ड्रॉप होती थी, और वो जो ड्रॉप होती थी वो जेन्युइन कॉल्स होती थी, और वो बंदा आगे फ्रस्ट्रेट होता था, गुस्से होता था, बिल्कुल ठीक होता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती थी, और पीछे से वो कॉल्स उसको रिसीव नहीं, और उसकी जो कॉल जाती थी वो टोन भी बिज़ी नहीं जाती, क्योंकि 6 लाइन्स आती हैं, 6 लाइन्स में वो क्यू में लग जाती है, तो बिज़ी टोन उसके पास नहीं जाती थी। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अभी हमने एक प्रॉपर, हमारा पहला ये काउंसलेट या डिप्लोमेटिक मिशन है पाकिस्तान का, जहाँ पर हमने प्रॉपर एक कॉल सेंटर बना दिया, जिस पर हमारे 4 जो है कॉल सेंटर पे जो ऑपरेटर हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स, वो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक जो कि पीक आवर्स होते हैं उसमें जवाब देते हैं।
और हमने ये नोट किया है कि जी हम तकरीबन कोई अब उसके बाद 600 650 कभी कभार 700 कॉल भी हम अटेंड कर पाते हैं। उसमें हमने तब्दीली ये की है कि पहले ये होता था कि अगर कॉल आती थी वो हम आगे ट्रांसफ़र कर देते थे, अब ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, अब उसी को उसी वक्त जवाब देते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल मज़ीद इन्वेस्टिगेशन का या उस चीज़ का हो तो उनकी ये सवाल नोट किया जाता है और उसी दिन उनको घंटे 1.5 घंटे के बाद बैक कॉल करके उनका जवाब दिया जाता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्डिंग का काफ़ी अरसे से जो भी कौंसल जनरल साहब यहाँ आते हैं तो बिल्डिंग का वो कहते हैं कि जी हम बिल्डिंग बनेंगे, अब काफ़ी अरसे से इस पर डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस चल रहा है, तो क्या समझते हैं कि बिल्डिंग कब तक बनेगी? बिल्डिंग का देखिए, ये तो आपको पता है बिल्डिंग हमारी बड़ी पुरानी है, और जो सीजी रेजिडेंस हैं जो कि साथ ही इसके हैं वो तो वैसे डेंजरस करार दी जा चुकी है। उसको गिरा के उसकी जगह पर नई बिल्डिंग बनाना और ओवरऑल काउंसलेट को भी नहीं बनाना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्पेस का बड़ा मसला है। तो वो इन प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रपोजल्स भेजे हुए हैं और वहाँ से अल्लाह खैर करेगा, अगर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ अप्रूवल्स वगैरह आती हैं तो चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन टेम्पररी हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हमने जैसे आपको अभी विज़िट करवाया है कि जी हम थोड़ी सी जो छोटी मोटी टेम्पररी किस्म की एक्सटेंशन होती है वो हम करके लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा बाहर बड़ी लाइन लगती थी लोगों की, अब नहीं है। अब फुल कैपेसिटी से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो लोग अंदर आके आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी काम है उनका वो चलता जाता है। साथ ही साथ में हम इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं कि नर्सिंग रूम्स बना रहे हैं लोग मुख्तलिफ सेक्शंस में, ख़वातीन के लिए प्रेयर रूम्स भी बना रहे हैं और पासपोर्ट हॉल की हम और ज़्यादा एक्सटेंशन कर रहे हैं ताकि लोग स्पेस के साथ कोविड SOP को सामने रखते हुए उसके बाद उसमें बैठ सकें। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम दूसरे इदारों में देखते हैं, यूएई में हम रहते हैं, दुबई में किसी भी इदारे में आप चले जाए तो कस्टमर केयर का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अगर आपकी वन विंडो में कुछ इशू है, कुछ विल बी वन पर्सन जो आपको असिस्ट करता है। आप किसी इदारे में जाए तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सामने खड़ा रहता है। हमने भी देखा है कि यहाँ पर भी हमें एक वो लोग अभी नज़र आए हैं, तो ये भी नया इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल, ये भी नया उसी तहत हमने ये शुरू किया है। एक तो ये कि हर हॉल में एक बंदा होता है जो कि फ्लोर पे खड़ा होता है, फ्लोर ऑफिसर जो लोगों को गाइड कर रहा होता है, एक तो वो होता है। इसके अलावा उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने एक काउंसलर सुपरवाइज़र भी अपॉइंट किया हुआ है। वो काउंसलर सुपरवाइज़र जितनी भी काउंसलर सर्विसेज हैं उनको हेड करता है और उनको देखता है। अगर कोई इमरजेंसी सर्विस हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, किसी की विंडो खाली हो जाती है, किसी कोई वॉशरूम में चला जाता है, तो उसको फिल करने के लिए ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो वो काउंसलर सुपरवाइज़र का मेन मकसद यही है कि लोगों को फैसिलिटेट करना। तो वो बाहर से मतलब इवन बाहर जो पार्किंग एरिया वहाँ पर भी वो चक्कर लगाता है, वहाँ पर भी अगर किसी को कोई देखता है कोई मसला है, वहाँ से लेके एंड तक वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है वो काउंसलर सुपरवाइज़र। अच्छा ज्ञान सर, एक और बहुत बड़ा इशू जो है वो हमारे लेबर्स के साथ, हमारे स्टाफ के साथ, जो भी पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, एजेंट माफिया का, जो टाउट माफिया का है, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम कई केसेस भी यहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं कि फ़्रॉड करते हैं। कुछ वेरिफिकेशन का कुछ मुनज़्ज़म निज़ाम जो है वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं था। उस सिलसिले में कौंसलेट ने कुछ एक्शन लिया? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला हमारे पास जो शिकायत आती थी वो वाकई एजेंट माफिया, और एजेंट माफिया में सब इन्वॉल्व हैं, सिर्फ हमारे मुल्क के लोग नहीं, बाकी मुल्कों के लोग जो हमसाया मुल्क हैं उसके काउंसलेट से बाहर जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनको इंटाइस करते हैं कि जी हम आपका ये काम करवा देंगे, और वहीं से उनसे पैसे लेके भाग जाते हैं। किसी का काम किस तरीके से किसी का वो भी इल्ज़ाम फिर काउंसलेट के ऊपर ही आता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने गवर्नमेंट ऑफ यूएई को रिपोर्ट भी किए हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ जो है वहीं से स्लिप भी हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो उस चीज़ को अपने ख़त्म करने के लिए एक तो लोगों में हमने आगाही हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि भाई ये आपकी जो एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस है, इसके अलावा कोई 1 रुपया कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलेट से बाहर या काउंसलेट के अंदर। काउंसलेट के अंदर जब आते हैं तो उसके बाद तो हमारा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, सिक्योरिटी कैमराज लगाए हुए हैं, काउंसलर के लोग हमारे पास हैं वो जो रोम अराउंड करते रहते हैं, वो सारा कुछ है। बाहर के लिए फिर हमने ये किया हुआ है कि एक हम QR कोड सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम उसको इनिशिएट कर दें कि हमारे यहाँ से जो भी अटेस्टेशन होके जाएगी उसके ऊपर एक QR कोड लगा हुआ होगा। उस QR कोड को आप रीड करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी कि जी ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है।
वो चाहे पासपोर्ट एक्सटेंशन का हो या फिर कोई और अटेस्टेशन का हो, वो सारे के सब डॉक्यूमेंट के ऊपर QR कोड ज़रूर होगा। अच्छा। क्योंकि QR कोड के बगैर वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, साथ में स्टैंप लगेगी। सही। उससे ये होगा कि जो जाली काम करते हैं बाहर, वो उन लोगों को हौसला शिकनी होगी और उस पर हम इंशाल्लाह काबू पर पाएंगे। इसके अलावा हम खुद अपने लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी एजेंट के हाथ न लगें। ये आपका अपना काउंसलेट है, किसी वक्त भी आप आएंगे, आपका काम जेन्युइन है वो होगा। सही। और जो भी है मसला आप अपने यहाँ आके आप बताइए। और फिर ये कि अगर एप्लीकेशन पे जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट के नीचे एक कंप्लेंट वो नंबर लिखा हुआ है, उस पर कॉल करें आप, या फिर आप उस पर ईमेल करें। वो डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट जाएगी कि ये आपकी ये कंप्लेंट है। सही। तो वो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पे उसको ख़त्म करें। सही सही। तो ज्ञान साहब अपने बारे में बताइए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि आपने डिजिटल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया, तो क्या आप माजी में बताएं कि इन चीज़ों से रिलेटेड रही हैं? आपके जहन में ये चीज़ें आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? नहीं जी, मैं रिलेटेड तो नहीं रहा हूँ, मैं खुद तो मेडिकल फील्ड का हूँ, फिर CSS देख के हम इस तरफ आए हैं। लेकिन शौक़ है इस चीज़ में, और दुनिया बढ़ रही है तो ज़ाहिर सी बात है हम भी साथ साथ कुछ करें। तो इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है बाकी, क्योंकि जितने मिशन हैं आपके पूरी दुनिया में, तो क्या वहाँ से अप्रिसिएशन मिल रही है आप लोगों को? और क्योंकि लोग भी यहाँ पर अप्रिशिएट करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान दुबई की बात करें, दुबई में सिर्फ दुबई का कौंसलेट और यहाँ से शारजाह और ओमान की बॉर्डर तक से लोग जो हैं वो यहाँ से आते हैं, तो ये तो एक बड़ी सहूलत मिल गई है। तो लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर? जी, लोगों का बड़ा अच्छा रिएक्शन है, लोग बड़ा इसको अप्रिशिएट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है तनकीद करने वाले तो वो तो फिर करेंगे हर चीज़, लेकिन ये है कि और इसके पीछे जो मेन आइडिया है वो हमारे वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनको हमने ब्रीफ भी किया था। उन्होंने ख़ुद ने ये कहा है कि विजन FO के तहत, FO मतलब विजन फॉरेन ऑफिस के तहत हमने ये चीज़ें करनी है और डिजिटलाइजेशन की तरफ हमने जाना है। तो उन्हीं से हमें लीड मिलती है और वहीं से फिर हम चलें और आगे चलते हुए आ रहे हैं। लास्ट में हमें ये बताइए कि आपने तो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिटी को, कम्युनिटी से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करें? कुछ इशूज़ जो आपके जहन में हैं, आप चाहते हैं कि वो उनको पता चले, वो उनसे ना करें वो चीज़ें? देखिए जी, हमारी कम्युनिटी के अगर हम हिसाब लगाएं ना, हमारे 3 टाइप्स के लोग रहते हैं। एक तो लेबर, एक जो टॉप कम्युनिटी जो कि 5 से 6% है, जो कि अच्छी खासी है, वेल टू डू है यहाँ पर। एक बीच वाली कम्युनिटी है जो 10 से 15% होती है, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर हैं, छोटे मोटे कारोबार थे और उन कारोबार में मसाइल हो गए। तो हमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल आते हैं उस कम्युनिटी के आते हैं, क्योंकि लेबर तबके के इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। उनके छोटे इश्यूज़ होते हैं, किसी का पासपोर्ट, किसी का ये, वो बहुत जाके अगर किसी का होता है तो किसी के कैंसिलेशन, वीज़ा कैंसिलेशन का आता है, या फिर कोई इस किस्म का कोई केस वगैरह आता है, जिसकी हम पूरी कोशिश करते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की। जो मिडिल तबका है 15 से 20%, उनके मसाइल ज़्यादा हैं, जिनके फैमिलीज़ यहाँ थी और कोविड की वजह से उसके बाद इश्यूज़ आ गए हैं, और उसमें उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं। रेंट केसेस बन गए, रेंटल केसेस, मतलब रेंटल अकोमोडेशन थी रेंटेड, उसके बाद केसेस बन गए उनके ऊपर, या फिर और किसी किस्म के केसेस बन गए हैं, तो वो फंस के रह गए हैं बहुत सारे लोग। उनको निकालने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारी भी अपनी एक पावर है, एक इस्तात है, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। लोगों के फ़ाइन्स होते हैं और वो फ़ाइन्स 5,000 से लेके तकरीबन मिलियंस दरम में हैं। लोगों के ऊपर रेंटल केसेस हैं वो 10-20 हज़ार से लेके लाखों दरम में हैं। इसके अलावा किसी की लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी की और वजह से, जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, ऐसे केसेस लोग हमारे पास लेकर तो आते हैं और आके नाराज़ भी होते हैं कि जी आप उसका कोई हल निकालें, लेकिन हमारे पास उसका कोई हल होता नहीं है। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है। हम उसका प्रपोज़ल बना के गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं वक्तन वक्तन, लेकिन वो मिलियंस ऑफ दरम्स में वो अमाउंट है और वो हम दे नहीं सकते, तो उस पर नाराज़गी करते हैं। वो तो ज़ाहिर सी बात है वो है। बाकी रिक्वेस्ट करेंगे कि जी अपने लोगों का ख्याल रखा करें, और किसी भी बंदे को कोई भी मुश्किल हो वो डायरेक्टली काउंसलेट आए, बजाय इसके कि किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाए। और वो एजेंट सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग भी हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों ही हमें पता चला जी, काउंसलेट से बाहर कोई बंदा आउट पास लेने के लिए आया तो उससे किसी ने 2,500 दरम ले लिए। वो जब अंदर आया तो उसने कहा जी, जब पता चला कि जी 2,500 दरम तुमने किसको दिए, वो बाहर हमारे ये काउंसलर सुपरवाइज़र ने उसने जाके पकड़ा, वो पता चला वो हमसाए मुल्क का बंदा था।
उसने वो यहाँ का वो जो कंदूरा है वो पहना हुआ था और उसने 250 दिरहम लिए। फिर उसको हमने पकड़ा, उससे 250 दिरहम वापस दिलवाए उस गरीब बंदे को, और उसको हमने आउट पास इशू करवाया। तो इस किस्म के लोगों से बचें, और कोई भी मसला हो डायरेक्ट आ जाए। आपका अपना घर है, अपना काउंसलेट है, सबके लिए ओपन है, कोई किसी को कोई रुकावट नहीं है। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ ज्ञानचंद साहब मौजूद एक्टिंग कौंसल जनरल थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया।